ये कहानी शुरू होती है मंगोलिया के डेजर्ट से। ये ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पर एक कंपनी आई होती है जो यहाँ पर तेल निकालना चाहती थी, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन गलत होती है। यहाँ पर कोई तेल नहीं होता और अब ये सब के सब वापस जा रहे हैं। इन सब को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक प्लेन भेजा गया है जिसके पायलट का नाम फ्रैंक होता है। उसके साथ उसका को पायलट भी होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर जितना भी सामान है और जितने भी एम्प्लॉयज हैं, इन सब को लेकर यहाँ से बीजिंग जाएंगे। ये सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं और बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी इस बहुत बड़े रेगिस्तान में तूफान आना शुरू हो जाता है। फ्रैंक का जो को पायलट होता है वो बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि अगर हम वापस गए तो हमें फ्यूल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा उड़ान भरने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है और उसमें कितना वक्त लगेगा मुझे नहीं पता, इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा। इसके बाद फ्रैंक अपने प्लेन को और भी ऊपर ले जाता है ताकि वो रेत के तूफान से निकल पाए, लेकिन यहाँ पर इनका प्लेन ओवरलोडेड होता है। ये तूफान में फंस जाते हैं। साथ ही साथ ये रेडियो की मदद से राब्ता करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इनका राब्ता नहीं हो पाता और रेत की वजह से इनका एक इंजन खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और वो इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर देता है। लेकिन ये लैंडिंग इतनी आसान नहीं होती क्योंकि आगे उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता और जैसे ही प्लेन और नीचे उतरता है तो उनके प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकराता है, जिस वजह से पीछे का दरवाजा खुल जाता है। इनमें से एक पैसेंजर उड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और अब इनका प्लेन रेगिस्तान में घिसटता हुआ आगे तक जाता है और जब प्लेन रुकता है तो ये देखते हैं कि प्लेन में 2 पैसेंजर्स और मर चुके होते हैं, लेकिन अभी भी ये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर तूफान चल रहा है। और जब तूफान थमता है तो ये दिखाया जाता है कि इनका पूरा प्लेन रेत के अंदर दफन हो चुका है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद रेत वहाँ से खुद ही उड़ जाती है और इनका प्लेन एक बार फिर से विजिबल हो जाता है। ये सब के सब बाहर आते हैं और अपने खाने की सप्लाई चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इनके पास 1 महीने के खाने और पीने की सप्लाई है। इन्हीं में से एक आदमी होता है, वो कहता है कि मैं चलकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। दरअसल इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 200 माइल का सफर करना होगा, क्योंकि अब ये मंगोलिया में नहीं बल्कि चाइना में कहीं है। लेकिन इन्हें अपनी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती और ना ही इनका रेडियो काम कर रहा होता है। वो आदमी तो यहाँ से चलकर निकलना चाहता है। वो कहता है कि मैंने मैराथन किया है, मैंने हाइकिंग ट्रैकिंग की है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। उसे बताया जाता है कि ये जुलाई का महीना है और रेगिस्तान में जुलाई का महीना सबसे गर्म होता है। अगर आप 1 गिलास पानी पियोगे तो कुछ ही मिनटों में तुम्हारे जिस्म में पसीना बनकर 10 गिलास पानी निकल जाएगा। वो कहता है कि मैं सिर्फ रात को सफर करूंगा। उसे बताया जाता है कि लेकिन तुम्हें रास्ता पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो मैग्नेटिक है और तुम्हारा कंपास कभी भी काम नहीं करेगा, इसीलिए तुम गोल गोल घूमकर बार बार एक ही जगह पर आ जाओगे। इसके बाद उसको समझ आ जाता है कि वो यहाँ से इस वक्त अकेला नहीं निकल सकता। अब उसी रात को जब ये सब के सब प्लेन के अंदर सो रहे होते हैं तो बाहर तूफान चल रहा होता है और तभी इनमें से एक आदमी जिसका नाम डेविस होता है वो बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पैर पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से वो रेत से लुढ़कता हुआ नीचे की ओर चला जाता है। तूफान में उसे चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आता और ये रास्ता भटक जाता है। हालांकि वो मदद के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सुबह जब सब उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनका एक साथी डेविस गायब है। वो उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो रेत में दफन हो चुका होता है। पर इस बात से सब के सब परेशान होते हैं। इसीलिए इनमें जो लेडी होती है वो पायलट फ्रैंक के पास जाती है। वो फ्रैंक से पूछती है कि कोई हमें यहाँ पर बचाने के लिए आएगा, इसके कितने % चांसेस हैं। फ्रैंक कहता है कि सिर्फ 5%, लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि हम रेगिस्तान के बीचों बीच में, हमारे पास खाना और पानी बहुत कम है और इतने कम खाने और पानी के साथ अगर हमने चलना शुरू किया तो ये सब का सब 2 दिनों में ही खत्म हो जाएगा और हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम है कि कोई हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए आएगा, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर इंतजार करना प्रेफर करूंगा। वहीं बाहर जो लोग होते हैं धीरे धीरे उनकी उम्मीदें भी टूटना शुरू हो जाती हैं कि कोई उन्हें यहाँ पर लेने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और साथ ही अपने साथ कुछ पानी भी ले जा रहे होते हैं। तभी फ्रैंक कहता है कि यहाँ से पानी कोई नहीं ले जाएगा और पानी की वजह से इनके बीच में हाथापाई हो जाती है, जिस वजह से पानी गिर जाता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एलिट होता है। वो उनके पास आता है। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और हम इस प्लेन को रिबूट करके एक दूसरा प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक उसे पूछता है कि तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो। एलिट कहता है कि मैं प्लेन डिजाइन किया करता था। दरअसल एलिट के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता था क्योंकि वो उस कंपनी के साथ काम नहीं करता था जो मंगोलिया में तेल निकाल रही थी। वो एक दिन वहाँ पर आया उसके बाद से पिछले 2 सालों से उन्हीं के साथ था। यहाँ पर एलिट के बारे में जानने के बाद सब शॉक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब उनके अंदर एक उम्मीद भी है और वो सब तैयार हो जाते हैं कि वो इस प्लेन को रिबिल्ड करेंगे। लेकिन फ्रैंक उनकी बातों से एग्री नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता
वो उसके लिए साफ साफ मना कर देता है। और अगली सुबह इनमें से एक, जिसका नाम जेम्स होता है, वो यहाँ से निकल जाता है। तब यहाँ पर जो लेडी होती है वो उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है। फ्रैंक उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं जाऊंगा, और फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी तक पहुंच जाता है जहाँ पर इनके प्लेन का एक पिछला हिस्सा टकराया था, और प्लेन से जो आदमी गिर गया था उस आदमी की लाश अभी भी वहाँ पर होती है, पर उसके जिस्म पर उसके कपड़े नहीं होते। वहाँ पर कुछ गोलियों के कवर भी होते हैं। ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पर जेम्स आता है। जेम्स कहता है कि हमसे पहले यहाँ पर कोई आ चुका है। मैं यहाँ पर अपनी घड़ी लेने के लिए आया था, जो इस आदमी से पोकर में हार गया था, और अब इसके हाथ में वो घड़ी नहीं है। इसीलिए ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर रेगिस्तान के स्मगलर्स आए थे, जो उनके साथी के हाथ से घड़ी ले गए। साथ ही साथ यहाँ पर गोलियों के कवर्स भी होते हैं, क्योंकि उन लुटेरों ने इनके साथी के जिस्म पर अपनी गोलियां चलाकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस की होती है। फ्रैंक जेम्स से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। वो कहता है कि तुम दोबारा प्लान क्यों नहीं बनाना चाहते। फ्रैंक कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं उन्हें झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जेम्स कहता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार चाहता है, और अगर हम किसी को प्यार नहीं दे सकते तो हमें उसे उम्मीद देनी चाहिए। अगर हम उसे उम्मीद भी नहीं दे सकते तो उसे वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। जेम्स की बातें सुनने के बाद फ्रैंक इन लोगों को प्लान बनाने में साथ देने के लिए राजी हो जाता है, बावजूद इसके कि उसे पूरा यकीन है कि प्लान नहीं बन सकता। ये दोनों के दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनके बाकी साथी हैं, और अब ये सब मिलकर प्लान बनाना शुरू करते हैं। ये दिन में काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इसीलिए पूरी रात काम करते हैं। पर इनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब एक रात को इनका वो फ्यूल जो इन्होंने आग जलाने और जनरेटर जलाने के लिए रखा होता है, उस पर वेल्डिंग करते हुए चिंगारियां गिर जाती हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन इनका सारा का सारा फ्यूल बर्बाद हो जाता है। अब इनके पास उतना ही पेट्रोल, मतलब कि उतना ही फ्यूल बचा है जिस पेट्रोल से ये यहाँ से निकल सकते हैं। ये अब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए अब इन्हें रात को नहीं बल्कि दिन में काम करना होगा। और दिन में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते। ये दिन में काम करना शुरू कर देते हैं। और अब जब इन्होंने प्लेन को रिबूट किया है, उसमें इन्हें एक विंग को जोड़ना है, और इनके पास एक ही मौका है। अगर ये विंग नीचे गिर गया तो ये कभी भी ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि इनके पास इतने भारी सामान को उठाने के लिए कोई भी क्रेन नहीं है। और अब ये उसे धीरे धीरे ऊपर से छोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वो जंजीर टूट जाती है जिसे इन्होंने उस विंग को होल्ड किया होता है। वो विंग बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ घिसटता हुआ जाता है, और वो सीधा प्लेन से टकराता है। इस बात से सब हैरान हो जाते हैं। प्लेन के अंदर पहले से इनका एक साथी होता है जिसे उस विंग को एक बोर्ड से जोड़ना होता है, और तभी वो बाहर आता है। वो कहता है कि मैंने कर दिया। दरअसल जंजीर टूटने के बाद विंग जब फिसलकर प्लेन की तरफ गया था तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर गया था जहाँ पर उसे जाना था। और इस विंग को जोड़ने के बाद इनके प्लेन का पूरा ढांचा तैयार हो चुका है, और सबको अब उम्मीद है कि ये यहाँ से फ्लाई करके निकल जाएंगे। इसीलिए ये नाचना और एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ये रेत भी हटा रहे होते हैं ताकि एक ट्रैक तैयार कर सकें और यहाँ से उड़ सकें। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। एक दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक तूफान आ जाता है जिसमें बहुत सारी बिजलियां गिरना शुरू हो जाती हैं, और इनके जो प्लेन का विंग है उसके अंदर पेट्रोल है, इसीलिए वो सब वहाँ से भागकर दूर हो जाते हैं। लेकिन एलिट वहाँ से नहीं जाता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस प्लेन को नहीं खोना चाहता। और जब उसके ऊपर बिजली गिरने वाली होती है तभी फ्रैंक उसे पकड़कर वहाँ से कूद जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। क्योंकि अगर एलिट को कुछ हो गया तो इनमें से कोई भी नहीं है जो प्लेन को पूरा कर सके। ये सब इस प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं। फीनिक्स असल में इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से रेगिस्तान का एक ऐसा परिंदा है जिसे बहुत ही पावरफुल माना जाता है, लेकिन इन्हें अभी भी फीनिक्स पर, मतलब कि अपने प्लेन पर बहुत काम करना है। अब धीरे धीरे इनका पानी भी खत्म हो रहा है। एक रात ये रेत की चट्टान से देखते हैं कि इनसे काफी दूर कुछ लोग हैं जो टेंट लगाकर वहाँ पर सो रहे हैं। असल में ये सब के सब स्मगलर्स होते हैं जो हथियारों के सप्लायर होते हैं, जो रेगिस्तान के रास्तों से हथियारों की सप्लाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए। हालांकि एलिट मना करता है, लेकिन फ्रैंक और उनके कुछ साथी वहाँ पर उन लोगों से पानी की मदद मांगने के लिए जाते हैं। फ्रैंक और उसका साथी पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो वो पीछे से हमला कर दे। इनके पास गन भी होती है, और जब वो उन स्मगलर से पानी की मदद मांगते हैं तो उनमें से एक आदमी इन्हीं के एक आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका जो साथी होता है वो पीछे से उन पर गोलियां चलाते हैं और उनके आदमियों को मार देते हैं, लेकिन एक स्मगलर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि फ्रैंक के पास मौका था उसे पीछे से गोली मारने का, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो खूनी नहीं है। यहाँ पर जेम्स इन मरे हुए स्मगलर्स में से एक स्मगलर का हाथ में वो अपनी घड़ी देखता है जो उसके उस दोस्त के
पास थी, जिसकी प्लेन से गिरकर मौत हो गई थी। मतलब कि ये वही स्मगलर्स हैं जो पहले भी यहाँ पर आ चुके थे और इन्हीं स्मगलर्स ने इनके मरे हुए साथी के ऊपर गोलियां चलाई थी। मतलब कि ये बहुत ही खतरनाक स्मगलर्स थे। इनमें से एक स्मगलर बच जाता है, वो जख्मी होता है और ये सब उसे अपने प्लेन के पास लेकर आते हैं। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि इसे मार दिया जाए क्योंकि इसने इनके साथी को मारा है, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना करता है और सबके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे होते हैं। तभी एलिट उसे गोली मार देता है, जिस वजह से फ्रैंक और एलिट के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। एलिट फ्रैंक को ब्लेम करता है, वो कहता है कि तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे और तुम्हारी वजह से हमारे एक साथी की जान गई क्योंकि मैंने मना किया था, फिर भी तुम वहाँ पर गए। और इस बात से फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है, वो एलिट को एक पंच मारता है और अब एलिट इन सब से नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो कहता है कि मैं प्लेन नहीं बनाऊंगा, मुझे जितना काम करना था मैंने कर लिया, मैं यहाँ पर 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब आराम करते हो। कैली यहाँ पर उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे बिना हम इस प्लेन को नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कहता है कि सब अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं प्लेन को बनाऊंगा और सबको उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, यहाँ तक के फ्रैंक को भी। फ्रैंक कहता है कि तुम यहाँ के बॉस हो, प्लीज इस काम को खत्म करो। इसके बाद एलिट मान जाता है। एक बार फिर से ये सब के सब प्लेन के काम को खत्म करने में जुड़ जाते हैं। एक दिन ये दूरबीन से देखते हैं कि जो स्मगलर यहाँ से भाग गया था वो अब अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच चुका है, पर वो लोग आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास हथियार है। दरअसल स्मगलर्स के जो हथियार थे अब वो उन्हीं के पास हैं, लेकिन इन स्मगलर्स को ये पता है कि इनके पीने का पानी और खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और जब ये पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे तभी वो उन पर हमला करेंगे। वहीं अब ये और भी ज्यादा जोरों शोरों से अपना काम करना शुरू कर देते हैं और इनका काम खत्म हो जाता है। और तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है, इसमें कई सारे प्लेन्स के मॉडल होते हैं और इन्हीं मॉडल्स को देखकर एलिट ने इस प्लेन का मॉडल बनाया होता है। और यहाँ पर यह सबको पता चलता है कि एलिट जो प्लेन्स बनाता था दरअसल वो बच्चों के प्लेन्स थे, वो छोटे छोटे मॉडल्स बनाया करता था। हालांकि वो उड़ने वाले होते थे, लेकिन आज तक कभी भी उसने एक बड़ा प्लेन नहीं बनाया। इस बात से सबको गुस्सा आ जाता है, खास तौर पर अयान को। वो एलिट के सर पर गन तान देता है। वो कहता है कि इतने हफ्तों से तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये प्लेन कभी नहीं उड़ने वाला क्योंकि तुमने आज से पहले कभी भी उड़ने वाला इतना बड़ा प्लेन नहीं बनाया। लेकिन एलियट को पूरा यकीन होता है, वो कहता है कि ये प्लेन उड़ेगा। हालांकि हम छोटे प्लेन्स बनाया करते थे, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाले हुआ करते थे, उनमें बैलेंस की ज्यादा जरूरत होती है। फ्रैंक अयान को रोक देता है और तभी यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है और जब हवाएं तेज होती हैं तो जो प्लेन इन्होंने इतने हफ्तों की मेहनत से बनाया होता है वो हवा में अपने आप ही हल्का हल्का उठना शुरू हो जाता है। और ये देखकर सब समझ जाते हैं कि ये प्लेन उड़ेगा। उनके दिल में जो उम्मीद खत्म हो चुकी थी एक बार फिर से वो जाग उठती है, लेकिन ये रेगिस्तान का तूफान होता है जिस वजह से प्लेन पूरी तरह से रेत में ढक जाता है। तूफान खत्म होने के बाद सब के सब हताश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि ये प्लेन इन सबको लेकर यहाँ से उड़ सकता है। लेकिन फ्रैंक कहता है कि हम सब ने इसे मेहनत से बनाया है और इसे हम यहाँ से उड़ा कर ले जाएंगे। ये सब के सब प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींचते हुए उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर रेत नहीं होती। इसके बाद ये प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट होता है लेकिन जल्दी बंद हो जाता है। ये कई बार ट्राई करते हैं और फाइनली इनका प्लेन स्टार्ट हो जाता है। प्लेन के इंजन की आवाज सुनकर जो स्मगलर्स होते हैं वो उनकी तरफ आने लगते हैं। वो घोड़ों पर अपनी गन्स लेकर इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ आ रहे होते हैं। ये सब के सब प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग के साथ लटक जाते हैं। दरअसल इनके प्लेन का डिजाइन ऐसा होता है कि उसके अंदर बैठने के लिए किसी के लिए कोई भी जगह नहीं होती। उन्होंने एक बहुत बड़े हवाई जहाज से एक छोटा प्लेन बनाया है और अब इनका प्लेन रनवे पर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। पीछे से स्मगलर्स इन पर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी गोली नहीं लगती और तभी इनका रनवे खत्म हो जाता है। स्मगलर्स को लगता है कि ये सब मारे गए हैं, लेकिन अगले पल ही इनका फिनिक्स उस खाई से उड़ता है और वो आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। ये सब के सब इससे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने हफ्तों से जो उन्होंने मेहनत की थी वो मेहनत इनकी कामयाब हो चुकी है। और इस तरह से ये सब मौत के मुंह से, खतरनाक रेगिस्तान से जहाँ से निकलना नामुमकिन है, वहाँ से निकल जाते हैं। और लास्ट में हमें इन सब की फोटोज दिखाई जाती है। ये सब के सब अपनी फैमिली के साथ अपने काम में खुश हैं। फ्रैंक और उसका को पायलट अपनी खुद की एयरलाइंस खोल लेते हैं जिसका नाम वो फिनिक्स रखते हैं। और एलिट की फोटो एक मैगजीन में छपती है, इसमें क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा होता है नासा की नई उम्मीद, मतलब कि वो अब नासा के लिए काम करता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें।